नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो हम इसे 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हम इसे कैसे पढ़ेंगे। भारत की जो नदियाँ हैं इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहली है हिमालयी नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जो हिमालयी नदियाँ हैं इन्हें आगे 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक यानी कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक इन नदियों का विस्तार है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट वीडियो में प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी मुख्य नदी सिंधु नदी होगी और शेष नदियां इसकी सहायक नदियां होंगी। सिंधु नदी जो है यह 3 देशों में बहती है। वह 3 देश कौन कौन से हैं? पहला देश है चीन, फिर भारत और तीसरा देश है पाकिस्तान। तो सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और फिर भारत के लद्दाख में इंटर करती है। तो यह भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से गुजरते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ? सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ। तो उद्गम स्थल क्या होता है? वह स्थान जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। और मुहाना किसे कहते हैं? वह नदी जहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है या जहाँ जाकर जैसे सागर में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। तो उद्गम स्थल कहाँ है सिंधु नदी का? मानसरोवर झील। और इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बाकी नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र की वो भारत से निकलती हैं, लेकिन 2 नदियां हैं जो भारत के बाहर से निकलती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं? चीन के तिब्बत से निकलती हैं। तो वो कौन सी नदियां हैं? तो वह एक तो सिंधु नदी है, दूसरी सतलुज नदी। ये दोनों ही मानसरोवर झील से निकलती हैं। दोनों नदियों की शुरुआत 7 अक्षर से होती है, सिंधु और सतलुज। सिंधु नदी तंत्र की सबसे ऊपरी नदी सिंधु नदी है और सबसे लास्ट की नदी सतलुज नदी है। तो दोनों को याद रखना बड़ा ही आसान होता है क्योंकि दोनों की शुरुआत 7 अक्षर से होती है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। कौन सा शहर? लेह शहर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो जो लेह शहर है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियां भी एक बार मैप में देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। सिंधु नदी सबसे ऊपर, उसके बाद इसकी सहायक नदी झेलम नदी है। तो झेलम नदी के बाद है चिनाब नदी। यही इसका सही क्रम है, याद रखिए। सहायक नदियों में सबसे ऊपर झेलम, फिर चिनाब, फिर उसके बाद रावी नदी, फिर रावी नदी के बाद ब्यास नदी और सबसे लास्ट में है सतलुज नदी। तो सिंधु नदी तंत्र की शुरुआत सा से हो रही है और ख़त्म भी सा से हो रही है। मतलब कि सिंधु नदी तंत्र में सिंधु से शुरू होकर और सतलुज नदी पर ख़त्म होती। तो सही क्रम क्या है? सबसे ऊपर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। जो चिनाब नदी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चिनाब नदी। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है? चिनाब नदी। सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं वह सब सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब में आकर मिल जाती हैं और जो चिनाब नदी है वो जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार जो पांचों की पांचों नदियां हैं सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं ये जितनी भी नदियां हैं ये भारत से होते हुए पाकिस्तान
जा रही हैं। इसलिए पाकिस्तान डरता रहता था कि कहीं भारत इन नदियों का पानी रोक न दे। इसलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान से एक समझौता हुआ था सिंधु नदी तंत्र को लेकर, तो उसे क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता। तो ये सिंधु जल समझौता क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर ट्रीटी कहते हैं। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस समझौते में क्या निर्णय लिया गया? जैसा कि आपको पता है कि सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां हैं। 6 नदियों में 3 नदियों का अधिकार, मतलब कि 3 नदियों के पानी का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया और 3 नदियों के पानी का अधिकार भारत को दे दिया गया। तो ये कौन कौन सी नदियां हैं, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इन 3 नदियों के पानी का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। और जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज नदी, इन तीनों नदियों का अधिकार भारत को दे दिया गया। भारत के अधिकार की जो नदियां हैं उन पर भारत विद्युत उत्पादन तो कर सकता है पर पानी नहीं रोक सकता, ये डिसाइड हुआ था। आशा करता हूँ आपको सिंधु जल समझौता समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम एक एक करके सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब से। तो पहले चिनाब नदी का उद्गम स्थल व मुहाना देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर उद्गम स्थल और मुहाना ही नदियों का पूछा जाता है। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, मतलब कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। ये मैंने आपको दर्रे वाली वीडियो में बताया था कि बारालाचा दर्रा कहाँ है। अगर आपने दर्रे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और यह नदी ख़त्म कहाँ पर होती है? तो आपको पता ही है, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी की जो भी सहायक नदी है वह सिंधु नदी में ही मिलती है। उसके बाद सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा और मुहाना सिंधु नदी में है। जो हमारी चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा, और मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी में। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे चंद्रभागा नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं, एक है चंद्र, दूसरी है भागा। ये दोनों नदी जहां आकर मिलती हैं वहीं से चिनाब नदी की शुरुआत होती है। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो चिनाब नदी है सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं। तो चिनाब नदी को हमने पढ़ लिया है, अब हम बाकी सिंधु नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। तो इन नदियों के उद्गम स्थल और मुहाना और कुछ विशेष बातें हैं जिनको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादातर इन नदियों का उद्गम स्थल और मुहाना ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बैरीनाग झील। और यह इस बैरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो यह झील है जो है जम्मू कश्मीर में है। तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है और इसका मुहाना चिनाब नदी में है। तो झेलम नदी का जो मुहाना चिनाब नदी में है। इसको आप कैसे याद रख पाएंगे कि बैरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है? जैसा कि इस झील में लिखा है नाग, लास्ट में बैरीनाग में नाग आया है ना, तो जो नाग नागिन है इसको कोई यानी आम नदी नहीं झेल सकती है। तो कोई ऐसी नदी है जो इनको झेल पाए, तो उस नदी का नाम रख दिया गया झेलम। ये कोई फैक्ट नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है। तो झेलम नदी हो जो है बैरीनाग झील से निकलती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो श्रीनगर शहर है वह झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो श्रीनगर शहर है किस नदी के तट पर है? तो वह झेलम नदी के तट पर है। आगे देखते हैं रावी नदी। तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा मैंने आपको दर्रे वाली वीडियो में बताया है कि रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी का मुहाना चिनाब नदी पर है। रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। दोनों रा से ही शुरू होते हैं, रावी और रोहतांग। एक हिंट है, इस प्रकार भी इसको याद किया जा सकता है। और जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है रावी नदी के तट पर स्थित है। ये
जरूर याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान का लाहौर शहर है रावी नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो शहरों के नाम जो होते हैं किस नदी के तट पर स्थित हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं। झेलम नदी और रावी नदी को हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं सतलुज नदी। तो जो सतलुज नदी है राकसताल यानी जो कि मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियां हैं जो भारत के बाहर से निकलती हैं। वह कौन सी हैं? एक सिंधु नदी है और दूसरी सतलुज नदी। तो ये दोनों नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। और जो भाखड़ा नागल बांध है वह सतलुज नदी पर ही बना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, तो सतलुज नदी पर बना है। उसके बाद है व्यास नदी। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि रावी नदी और व्यास नदी दोनों का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा ही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। एक हिंट दे देता हूँ जिससे आपको बड़ी आसानी से याद रहेगा। जैसे रावी, तो रावी में रा शब्द आ रहा है और वा शब्द आ, तो रा से हो गया रावी और वा से हो गया व्यास। इनको इस तरह भी याद रख सकते हैं। और दोनों का उद्गम स्थल सेम ही है, रोहतांग दर्रा। व्यास नदी एकलौती ऐसी नदी है जो भारत में शुरू होती है और भारत में ही ख़त्म हो जाती है, और इसका मुहाना सतलुज नदी पर है। पंजाब के हर के क्षेत्र में सतलुज नदी और व्यास नदी का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बाद अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। 3 नदियाँ हो गई हैं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो वह कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं? पहली तो सिंधु नदी है, दूसरी सतलुज नदी है और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मानसरोवर झील से कौन सी 3 नदियाँ निकलती हैं। तो 3 नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों से होकर बहती है। तो वह 3 देश कौन कौन से हैं? पहला है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह चीन के तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत, मैंने आपको पर्वत वाली वीडियो में बताया था। अगर पर्वत वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो नामचा बरवा पर्वत से टकराकर यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। और भारत से होते हुए यह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश से जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा, चीन, भारत और बांग्लादेश यह 3 देशों से होकर गुजरती है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन इसकी अगर लंबाई भारत में की जाए तो 916 किलोमीटर। मतलब कि कुल लंबाई है 29 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के और भी नाम हैं। तिब्बत में इसे यारलुंग सांपो कहा जाता है, और जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नदी कहा जाता है। और जब यही नदी आगे बढ़कर असम में प्रवेश करती है तो इस असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और यह नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना नदी कहा जाता है। तो इसके सभी नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसके ये नाम अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इस नदी को कहाँ पर क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में कहते हैं सांगपो, अरुणाचल में कहते हैं दिहांग, और असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। चलिए आगे देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, पर जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं वही हम पढ़ेंगे। अगर आप बड़े लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन परीक्षाओं में कौन सी नदी दाईं ओर से और कौन सी नदी बाईं ओर से आकर मिलती है, इस तरह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए हमने इस तरह भी कवर किया है। सबसे पहले देखते हैं लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं ओर से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। तो सबसे ऊपर दिबांग नदी, उसके नीचे लोहित नदी। और याद रखिएगा, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कौन सी नदी को खूनी नदी कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है? लोहित नदी को। लोहित नदी के बाद धनसिरी नदी है,
उसके बाद है कोपिली नदी। ज़्यादातर दिबांग नदी और लोहित नदी ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये चारों नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं जो बाईं ओर से आकर मिलती है। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? दिल धक धक। दा से हो गया आपका दिबांग, ला से हो गया लोहित, धा से हो गया धक और का से हो गया कोपिली। तो दिल धक धक, और दिल किस तरफ धक धक होता है? तो बाईं ओर। तो बराबर आपको याद रहेगा बाईं ओर दिल धक धक, बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली नदियाँ। उसके बाद देखते हैं दाईं ओर की नदियाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तीस्ता नदी। ये चिलामू झील से निकलती है और ये जो चिलामू झील है भारत की सबसे ऊंची झील है जो कि सिक्किम में स्थित है। और तीस्ता नदी के बाद है संकोश नदी, उसके बाद है मानस नदी और उसके बाद है सुबनसिरी नदी। 4 नदियाँ दाहिनी ओर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। आप बाईं ओर की याद कर लेंगे तो अपने आप दाहिनी ओर की बची याद रह जाएंगी। लास्ट में देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो कि असम में है और इसे अब एक जिला भी घोषित कर दिया गया है असम में। अब यहाँ से हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।